बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। आप लोगों से गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें, जिससे आपको बहुत सी बातें जानने को मिलें और आपके इल्म में इजाफ़ा हो। तो शुरू करते हैं अपना सफ़र। ये चैप्टर उस चीज़ के बारे में है जिसे हम जानते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं और यहीं से ही हमारी पैदाइश भी हुई है, यानी कि ज़मीन। लेकिन ज़मीन आखिर कहते किसे हैं? ज़मीन एक्चुअली फ़ारसी लफ्ज़ है जिसका मतलब है खुश्क और सख्त मट्टी जिस पर कदम रख कर खड़े हुआ जा सके। लेकिन ज़मीन तो एक बड़ा ही सादा सा लफ्ज़ है। रोज़मर्रा की ज़ुबान का दर हकीकत जिस सख्त ज़मीन पर हम खड़े होते हैं, यह ज़मीन हमें हमारे हज़ारों मील दूर अपने नीचे फैली हुई नज़र आ रही होती है। इसकी तारीफ़ इसकी कहीं कहीं ज़्यादा है। टेक्निकल ज़ुबान में ये ज़मीन एक मजमुआ है, कुछ गैसेस का, कुछ लिक्विड्स का और एक ऐसी चीज़ का जिसके बगैर मैं आप कभी भी यहाँ ना होते, यानी कि वो मादे जिनके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है और इन्हें साइंस की ज़ुबान में ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक मैटर के बारे में तो मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप ज़मीन के बारे में वो बातें जान लें जिन पर बहुत कम ही गौर किया जाता है। दुनिया की ज़ुबानों में वैसे तो ज़मीन के बहुत से नाम हैं, लेकिन इसका एक नाम ऐसा है जिसकी झलक आपको तकरीबन हर ज़ुबान में नज़र आती है और वो है अरबी लफ्ज़ अर्द और उसकी मुख्तलिफ़ वेरिएशंस। अब चाहे इंग्लिश में वो अर्थ कहलाए, जर्मन में एडा, डच में आर्दा, नॉर्वेजन में योर्दा, डेनिश में ईर्दा और जॉर्डन में यॉर्दन। अब इन सातों पुरानी ज़ुबानों में अर्द का लफ्ज़ भी मिलता जुलता है और इसकी तारीफ़ भी एक ही जैसी है। चलने के काबिल हर वो हिस्सा जो हवा और पानी से अलग हो वो अर्थ है, ज़मीन है। लेकिन एक और अहम सवाल ये भी है कि ये अर्थ कहाँ तक फैली हुई है। इंडिया, सऊदी अरब, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, क्या सिर्फ यही अर्थ है? जब अल्लाह ताला सूरह शम्स में कसम उठा रहे हैं, कसम है अर्द और इसके फैला दिए जाने की, तो क्या अल्लाह ताला बस इन छोटे बड़े 195 मुल्क की कसम उठा रहे हैं जिस अर्द पर इस वक्त मैं और आप रह रहे हैं? इसकी 90% चट्टानें बेसाल्ट से बनी हैं। बेसाल्ट दरअसल एक पथरीला सा एलिमेंट है, जैसे ग्रेनाइट या संगे मरमर वगैरह होता है। अब अगर इस अर्द की 90% चट्टानें बेसाल्ट की बनी हुई हैं, तो चलें थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अर्द बेसाल्ट ही का दूसरा नाम है। अब मुझे यकीन है कि आप सब ने रात के वक्त 14वीं का चांद भी देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि इस पर नज़र आने वाले ये काले धब्बे क्या हैं? चांद के इन काले धब्बों को लूनर मारिया कहते हैं और ये धब्बे इसी बेसाल्ट के बने फैले हुए मैदान है, वही बेसाल्ट के जो हमारी अर्द में है। इसका मतलब तो ये हुआ कि टेक्निकली चांद की ज़मीन भी अर्द ही कहलाएगी। चांद के अलावा भी आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि आसमान में फजर और मगरिब के वक्त एक बहुत चमकदार सा सितारा नज़र आता है, जो एक्चुअली एक सितारा नहीं है बल्कि एक सियारा है जिसे वीनस कहते हैं। 17 और 18 में रशिया ने इस सियारे यानी कि प्लैनेट पर 5 वेनेरा मिशन भेजे थे और पता ये चला कि इस सियारे पर दर्जनों किलोमीटर मोटे बादलों की एक तह है कि जिसके नीचे 80% वीनस इसी बेसाल्ट का बना हुआ है, जिस बेसाल्ट की हमारी अपनी ज़मीन है। यानी कि टेक्निकली वीनस भी अर्द ही का हिस्सा है, बादलों से ढकी हुई एक अर्द। मार्स, जिस पर इस चैप्टर के सुनाए जाने या लिखे जाने वक्त 50वां मिशन जा रहा है, वो भी अर्द की तारीफ पर पूरा उतरता है। बल्कि हमारी और मार्स की अर्द देखी जाए तो हमारे दरमियान फ़र्क सिर्फ पानी और ऑर्गेनिक मैटर का है। हमारी
अर्द पर ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं जबकि मार्स पर नहीं। आप जुपिटर के मुतल्लिक भी जानते होंगे। ये हमारे सूरज के सिस्टम का सबसे बड़ा और एक बहुत ही खूबसूरत प्लैनेट है, सैयारा है, जिस पर हर वक्त तूफ़ान चलते रहते हैं। रात के वक्त हमारे आसमान पे सिर्फ एक ही चांद तुलू होता है, जबकि जुपिटर के आसमान पर 79 चांद तुलू होते हैं और सब के सब अर्द की तारीफ पर पूरे उतरते हैं। चलें मैं आपको सूरज के सिस्टम से ही बाहर ले जाता हूँ। अब तक 4984 ऐसे सिस्टम्स और ज़मीनें मिल चुकी हैं जो अर्द की बनी हुई हैं, जिन्हें नाम भी दिए जा चुके हैं, और अभी 6590 मज़ीद ऐसे हिस्से नज़र आ रहे हैं कि जो इसी अर्द के बने हुए हैं, लेकिन अभी इन्हें नाम देना बाकी है। अर्द के इन हिस्सों में से कोई हिस्सा हमसे बहुत छोटा है और कोई हिस्सा हमसे बिल्कुल मिलता जुलता है। बल्कि शायद आपको याद होगा कि 2014 में केपलर 186f के नाम से एक अर्द मिली थी, बिल्कुल हमारी अपनी ज़मीन जैसी, बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी, हमारी अपनी अर्द जैसी। लेकिन अर्द का कोई हिस्सा हमसे हौलनाक हद तक बड़ा भी है। मसलन HD 100546 अर्द का एक ऐसा हिस्सा जो तकरीबन हमारे सूरज जितना बड़ा है। अर्द के इन दूसरे हिस्सों के मुतल्लिक पहली मर्तबा 1990 में पता चला था, लेकिन तब से लेकर अब तक ये हर 27 महीने बाद ये तादाद दुगनी होती चली जा रही है। खुदा ही बेहतर जानता है कि ये अर्द इस कायनात में कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। अब आपको एहसास हुआ कि कसम है अर्द और इसको फैला दिए जाने की। एक्चुअली ये कितनी बड़ी कसम है। जब जब अर्द में से निकलने, अर्द में जाने और अर्द के मुतल्लिक कोई भी बात होगी, वो अर्द इस पूरी कायनात में कहीं भी और किसी भी कोने में मौजूद हो सकती है। ये ही वो अर्द थी जिसे सूरे अंबिया के मुताबिक इसे आसमानों से अलहदा किया था, जो सूरे बकरा के मुताबिक आसमानों से पहले शक्ल में आई थी। सूरे बकरा के मुताबिक इसकी तख्लीक आसमानों से पहले हुई थी, जिसे हामीम अस-सजदा के मुताबिक 2 दिन में तख्लीक किया गया था। फिर जिसे सूरे नाज़ियात के मुताबिक चारों तरफ फैला दिया गया था, और फिर जिसमें हामीम अस-सजदा के मुताबिक पहाड़ों को रखा गया था, वो पहाड़ जो हर अर्द में मौजूद हैं, अर्द के हर हिस्से में मौजूद हैं। इनफैक्ट मार्स की अर्द पर हमारी अर्द से कई गुना बड़े पहाड़ मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल माउंट ओलंपस हमारी अर्द के सबसे बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट से 2 गुना ज़्यादा बड़ी है। हामीम अस-सजदा के मुताबिक जहाँ जहाँ अर्द फैली हुई है, वहाँ वहाँ इसके रहने वालों के लिए उनके ज़रूरत के मुताबिक बरकतें भी मौजूद होंगी। मसलन हमारे लिए हमारी अर्द में रखी गई बरकतों में से एक बरकत वो है जिसे आज हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और कारोबार चल रहा है। 130,000 मिलियन टन्स नेचुरल गैस और 16 ट्रिलियन बैरल पेट्रोल, 16 खरब बैरल पेट्रोल जो इस वक्त भी हमारी अर्द में मौजूद है। सैटर्न्स के चांद टाइटन की अर्द में इन दोनों चीज़ों के तो पूरे पूरे समुंदर रखे हुए हैं। हमारी अर्द में छुपे हुए 142 मिलियन कैरेट हीरे, जिनके लिए आज भी कॉन्गो यानी कि सेंट्रल अफ्रीका में लड़ाई चल रही है। कैसरी E55 नामी इस पर इस कदर कार्बन है कि इसकी पूरी की पूरी सतह ही हीरों के एक परत से ढकी हुई है। और अर्द के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जिन पर पाई जाने वाली चीज़ें इनफैक्ट इतनी अजीबोगरीब हैं कि उनके लिए साइंस को नए नाम रखने पड़े थे। अब इससे एक बात तो बड़ी वजाहत के साथ सामने आ गई कि एक हमारी ये छोटी सी ज़मीन ही अर्द नहीं है, ये ज़मीन तो कायनात में फैली हुई अर्द का एक छोटा सा हिस्सा है। और हामीम अस-सजदा के मुताबिक अर्द की तख्लीक और इसके फैला दिए जाने का ये अमल पूरे 4 दिन में हुआ था। अब ये दिन किस तरह के थे
کیا یہ ہمارے 24 گھنٹے والے دن تھے؟ ہم انہیں کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ وقت کی اس عجیب و غریب حرکت کے متعلق میں آپ کو پہلے چیپٹرز کے اندر بتا چکا ہوں، لیکن اس ارض کا پھیلاؤ ہماری زمین سے لے کر کائنات کے ان گمنام کونوں تک ہے جن کے بارے میں آج تک کوئی نہیں جان پایا۔ اور سچ کہوں تو اب سمجھ آ رہا ہے کہ جتنی طاقتور تخلیق آسمان کی تھی، اتنی ہی عظیم و شان تخلیق ارض کی بھی تھی۔ ارض صرف اس دنیا یا اس زمین کی بات نہیں ہے، ارض کا پھیلاؤ اس کائنات میں ہر طرف ہے، لیکن کیوں؟ دس از دا کوشچن۔ آخر ارض کو اتنے بڑے درجے پر کیوں پھیلایا گیا؟ اس سوال کے جواب کے لیے میں آپ کے سامنے قرآن پاک میں اس ارض اور جہاں جہاں یہ پھیلی ہوئی ہے اور اس میں رہنے والوں کے متعلق 8 آیات رکھ رہا ہوں۔ سورہ رحمان۔ اس ارض کو تمام جانداروں کے لیے پھیلا دیا گیا ہے، لیکن کون سے جاندار؟ سورہ لقمان۔ ارض میں طرح طرح کے جاندار رہ رہے ہیں۔ سورہ انعام۔ ارض کے ان جانداروں میں بالکل ہماری ہی طرح کے گروہ بھی ہیں، یعنی کہ مختلف کیٹیگریز۔ سورہ یاسین۔ ہماری طرح ارض میں جہاں جہاں جاندار موجود ہیں، وہ بھی ہماری طرح جوڑوں ہی میں تخلیق ہوئے ہیں، بلکہ سورہ یاسین ہی کے مطابق ارض میں جانداروں کے علاوہ ان چیزوں کے جوڑے بھی ہیں جنہیں ہم جانتے تک نہیں۔ سورہ نحل۔ ان جانداروں کے مختلف رنگ اور مختلف شکلیں ہیں۔ حمیم السجدہ۔ ان مختلف رنگوں اور شکلوں کے جانداروں کی خوراکیں بھی انہی کی ارض میں ہیں جہاں وہ رہتے ہیں۔ یاسین۔ اس خوراک میں بھی ہر چیز کے جوڑے ہیں، چاہے وہ اس ارض سے ہی کیوں نہ اگی ہوئی ہو۔ اور سورہ ہود کے مطابق وہ خوراکیں وہ کہاں ہیں، وہ ان جانداروں تک کس طرح پہنچتی ہیں اور وہ کس مقام میں رکھی ہیں، یہ سب دیکھنا اسی کے ذمے ہے جس نے اس ارض کو اور اس میں رہنے والوں کو بنایا گیا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت۔ سورہ شعراء۔ جانداروں کی پوری کائنات میں پھیلی ہوئی اتنی بڑی ارض میں اس طرح پھیلا دیا جانا رب تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ سورہ آل عمران۔ ارض کے رہنے والے تمام جاندار چاہیں یا نہ چاہیں اللہ ہی کے زیر حکم ہیں۔ سورہ فتح میں تو 2 مرتبہ آیا ہے کہ ہم اور ارض میں رہنے والے تمام جاندار، چاہے وہ ہماری ارض میں ہو یا چاہے ارض کے کسی دور دراز کے حصے میں، وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ سورہ حشر اور سورہ حدید کے ارض میں رہنے والے یہ سبھی اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہے ہیں، اور سورہ اسراء کے مطابق ان جانداروں کی تسبیحات ہم سمجھ بھی نہیں سکیں گے۔ شاید اب آپ احساس کر پائیں کہ ارض کا کانسیپٹ کس طرح عظیم ہے۔ یہ صرف ہماری دنیا کی بات نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ ارض کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے اور اس میں رہنے والے جاندار اس کائنات کے کس کس کونے میں موجود ہیں اور وہ کس کس تعداد میں ہیں، کیونکہ سورہ مدثر کے مطابق اللہ کے لشکروں کو سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں جانتا، اور سورہ نحل کے مطابق وہ بہت سی ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کا ہمیں کچھ پتہ نہیں، لیکن سورہ شعراء کے مطابق اللہ جب چاہے انہیں جمع بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے اب تک غور سے سنا ہے تو اس سے زیادہ اور کیا ثبوت ہوگا کہ انسان کے علاوہ بھی کئی طرح کی مخلوقات ارض میں موجود ہیں۔ فرق صرف ارض کے لفظ کو سمجھنے کا ہے۔ جو کچھ بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ سب قرآنی آیات سے ہے۔ ارض کے ہر حصے میں رہنے والی اللہ ہی کی مخلوق ہے، چاہے وہ ارض کا یہ حصہ ہو جس میں ہم رہتے ہیں یا پھر کائنات کی کسی بھی حصے میں، دور دراز گمنام حصے میں موجود ارض پر رہنے والی کوئی مخلوق ہو جن کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں، وہ سب بھی ہماری طرح خوشی یا ناخوشی، چاہتے یا نہ چاہتے اللہ ہی کے زیر حکم ہیں۔ وہ تسبیح بھی کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے، اور ہم سمجھ بھی کیسے سکتے ہیں؟ خدا جانے اس ارض میں رہنے والے جاندار کس قسم کی بولی بولتے ہیں۔ آگے میں آپ کو ارض سے متعلق
اور بھی دلچسپ باتیں بتاؤں گا۔ جب تک کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریے، لائک کریے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔